नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 2023 आ चुका है, चुनाव का समय है। लगातार टीवी 24 अपने दर्शकों तक चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पहुंचा रहा है और आज टीवी 24 की विशेष पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे में हम बात करने जा रहे हैं अशोकनगर की। जी हां, मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाले अशोकनगर जिला का अपना एक इतिहास है। ये विधानसभा अपने आप में कई सियासी किस्से भी समेटे हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटा सा विश्लेषण इस विधानसभा सीट का हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि अशोकनगर जिला के अंतर्गत आती है अशोकनगर विधानसभा की सीट और 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें यानी कि पिछले चुनाव में इस पूरी सीट पर 1,86,075 मतदाता थे और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी को 65,750 वोट देकर विजयी बनाया था। इसके बाद आपको बता दें, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे इस सीट से इंजीनियर लड्डूराम कोरी, उन्हें 56,020 वोट मिले थे और वो 9,730 वोटों से इस पूरे चुनाव को हार गए थे। स्क्रीन पर आप एक पूरा विश्लेषण भी देख सकते हैं 2003 से लेकर के 2018 तक के चुनाव का, कि किस विधानसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी को किस पार्टी से जीत हासिल हुई है। अशोकनगर संभाग के अंतर्गत आती है अशोकनगर विधानसभा की सीट और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मध्य प्रदेश से अतुल विनोद पाठक जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। अतुल जी, आज दर्शकों के सामने हम अशोकनगर विधानसभा सीट का विश्लेषण लेकर के आए हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर सीटों का बंटवारा हुआ है और क्या कुछ इन विधानसभा सीटों का इतिहास रहा है अब तक। जी देखिए, अशोकनगर में 3 विधानसभा सीट आती है और उन तीनों विधानसभा सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को एक अच्छा समर्थन 2018 के चुनाव में मिला, लेकिन 2020 में जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटें गंवानी पड़ी। अशोकनगर और मुंगावली में उपचुनाव हुए थे और यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें गंवानी पड़ी थी। अशोकनगर विधानसभा सीट की हम बात करें तो 2018 के विधानसभा में यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी 65,000 वोट पाकर जीते थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी लड्डूराम कोरी को सिर्फ 56,000 वोट मिले थे, यानी 10,000 वोट का अंतर था। लेकिन ये सीट एससी के लिए आरक्षित है। और इसके बाद हम चंदेरी विधानसभा की बात करें तो चंदेरी विधानसभा में गोपाल सिंह, कांग्रेस के ही, जिनको दिग्गी राजा भी कहा जाता है, वो जीते। वो 45,000 वोट उन्हें मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र द्विवेदी को 40,000 वोट मिले। हार का अंतर जो है इनका 4,175। इसके बाद मुंगावली विधानसभा चुनाव 2018 के समीकरणों को देखें तो ब्रजेंद्र सिंह यादव विजयी हुए। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण प्रताप मल चुनाव हार गए। हार जीत का अंतर सिर्फ 2,133 रहा। तो अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली 3 सीटों वाला ये जिला है और इन तीनों सीटों पर फिलहाल 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। यदि हम 2023 की बात करें तो यहां पर कुल वोटर्स की संख्या यदि अशोकनगर की बात करें तो 1,86,000 है। चंदेरी की हम बात करें तो 1,72,000। मुंगावली की बात करें तो 1,84,000 यहाँ पर वोटर है। 2018 की हार जीत का मैंने अंतर बताया। उपचुनाव की बात हम कर लेते हैं। 2018 में कांग्रेस तीनों सीटों पर जीती। 2020 में जब उपचुनाव हुए तो अशोकनगर में बीजेपी के जयपाल सिंह जीत गए 14,000 वोटों से। कांग्रेस की आशा दुहारे हार हुई। मुंगावली की हम बात करें तो पूनम ब्रिजेंद्र सिंह जीत गए और मोइंग रंगमेथम हेमंत सिंह जो है वो हार गए चुनाव में। तो 2 सीटें बीजेपी ने उपचुनाव में कब्जा ली। इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति में कमी और उपचुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार ये कारण है। जी बिल्कुल। तो चुनावी रणनीति थी, बीजेपी का धुआंधार प्रचार था। लेकिन इस बार के जो समीकरण है अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार किस तरह के समीकरण यहां पर बनते दिख रहे हैं। क्या सीधा मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा या कोई तीसरा दल भी यहां पर अपनी पैठ बना सकता है, और निर्दलीय कितने गेम चेंजर यहां पर साबित हो सकते हैं इस बार। जी नहीं, देखिए, यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा। यहाँ पर निर्दलियों की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन
देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश के हालातों पर हम नजर डालें तो पूरे प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन के कुछ दल भी अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, आम आदमी पार्टी सभी जगह पर अपने प्रत्याशी उतार रही है, समाजवादी पार्टी ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन यदि हम इस जिले की बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है, क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी आस्थाएं बीजेपी कांग्रेस के प्रति सबसे ज्यादा होती है, और मतदाताओं ने भी, जो हम इतिहास देखते हैं, बीजेपी कांग्रेस पर ही ज्यादा भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी और कांग्रेस पर ही ज्यादा भरोसा होता है। अभी तक कोई भी तीसरा दल इन विधानसभा सीटों से उभर कर नहीं आ पाए। हमारे सहयोगियों को भी हम रुक करेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको एक बार फिर से विश्लेषण स्क्रीन पर दिखा दें। स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं अशोकनगर विधानसभा सीट के अंतर्गत किस तरह से अलग अलग जब विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब कौन कौन सा प्रत्याशी यहां से जीतकर इस पूरे विधानसभा चुनाव में विजयी होकर विधानसभा पहुंचा है। और एक बार आपको दिखाते हैं कि किन के बीच में मुकाबला है। तो मुंगावली में बात करें तो कांग्रेस से राव यादवेंद्र यादव का मुकाबला होगा बीजेपी के बृजेंद्र सिंह यादव से। अशोकनगर विधानसभा में हरिबाबू राय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जजपाल सिंह से इनका मुकाबला होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। स्क्रीन पर लगातार आपके सामने हम विश्लेषण भी पेश कर रहे हैं और दिखाने के इस बार किनके बीच में टक्कर है। चंदेरी से कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान चुनावी मैदान में है और जगन्नाथ सिंह रघुवंशी बीजेपी की ओर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो आमने सामने ये प्रत्याशी होंगे। मुंगावली में राव यादवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बृजेंद्र सिंह यादव से उनका मुकाबला होगा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो आमने सामने इन दोनों के बीच में मुकाबला इस विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। और जिस तरह से टीवी 24 के एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो एक विश्लेषण भी पेश कर चुके हैं, उनसे हम फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुंदेल गुर्जर जी। बुंदेल जी, जिस तरह से अशोकनगर विधानसभा सीट की हम बात करें, इसका विश्लेषण हमने दर्शकों के सामने रखा और हम आपसे समझना चाहेंगे और हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ में कुछ जनता भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिसे लेकर वो वोट देने जाएंगे और जो पिछले विधानसभा चुनाव में वादे किए गए थे, क्या वो वादे इस विधानसभा में पूरे हो पाए हैं या फिर अब भी अधूरे हैं। जी लेके 8 बार विधानसभा चुनाव हुए। अगर 2018 को छोड़कर यहाँ पे बीजेपी का अगर रहा है, 2018 में जसपाल सिंह जज्जी हैं वो कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए फिर, और उन्हीं को भाजपा ने फिर भरोसा जताया और वो मैदान में। और आइए हम लोगों से पूछते हैं विकास मुद्दों को लेकर। जी जी, क्या नई जो सरकार आने वाली है, क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? नहीं पुरानी क्या चाह रहे हैं आप सरकार? तो जहाँ किया जाए वही आएगा और आप क्या उम्मीद रखें? जहाँ जनता देता है वो वर्ग है। हमारे बीच में क्या नई सरकार से क्या उम्मीद रखें आप? सरकार नई सरकार तो उम्मीद है। कितने अधूरे काम हुए अभी जो अभी तक नहीं हुआ काम, कोई सरकार आने चाहिए अपना नई सरकार मतलब बनना होता है। तो कहीं ना कहीं और हम बात करते हैं। जी जी भैया, क्या उम्मीद बना रखे नई सरकार जो आने वाली है? क्या मुद्दे हैं जो शेष रह गए, जो विकास कार्य नहीं हुए? नई सरकार अच्छे से काम करे और अभी तक 20 साल तक की सरकार है थी, कुछ काम नहीं हुआ। वैसे कछु भाव ज्यादा की किसान कछु लाभ भी नहीं है, किसान को भाव और डाउन होगा, कछु लाभ नहीं है। जो कि सोयाबीन 4000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, जो अगली साल 6000 रुपये क्विंटल है। तो अब इसे ज्यादातर आदमी कांग्रेस में ज्यादातर समर्थन करेंगे, ज्यादातर सरकार बने कांग्रेस। जी, और भी हम बात करते हैं और सारे लोग हैं जी, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कितने वादे थे जो सरकार ने सत्ता में आने से पहले किए थे विधायकों ने, और उन पर कितना अमल अभी तक हो पाया है। आप जो सरकार थी उन्होंने कितने कार्य किए हैं? बीजेपी की सरकार में 5 को दिए, किसानों को काम नहीं हुआ। काम हुए? काम हुए।
अभी विधायक का काम नहीं हो, विधायक ने काम नहीं, क्या चाह रहे हैं नई सरकार से, क्या काम, क्या उम्मीद रखेगा? सरकार की चाहते हैं किसानों का काम हो, भाव तो बीजेपी के किसानों का लाभ होना चाहिए। और भी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। कमल का फूल है जी, कमल का फूल जो आज जो विकास कार्य हुए, आप संतुष्ट है विकास कार्य? कोई संकोच नहीं, सत्यपाल सिंह जज्जी किताब में आया बात। हाँ, आप भी बात करें, क्या क्या उम्मीद बना रखे नई सरकार से? समझ रहा था समझ में नहीं है, विकास कार्य नहीं हुए, हो भी रहा है और नहीं हो रहा है, कोई बात हो रहा है और आगे नहीं हो रहा। कुछ भी आई थी पकड़ से आज 10 से लगा था, कुछ नहीं आई, घर को कितने दिन हो गए, एक नहीं आई, लोग भवन की 70 आ गई, एक ही नहीं आई। पता है और भी हम बात करेंगे, क्या आप जो नई सरकार भाई साहब सलाम जी, नई सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? कितने काम हुए या नहीं हुए, आप संतुष्ट हैं? बहुत हुए नई सरकार से, पर यहाँ लोकल में काम नहीं हुए, विधायक से असंतुष्ट। अब क्या चाह रहे हो? मतलब कैसे कौन से मुद्दे हैं जो नहीं हुए अभी तक? विकास के मुद्दे हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद बना रहे हैं? नई सरकार आने वाली है या जो सरकार वर्तमान में है, कितने कार्य हुए या नहीं? आप लोग कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। जी ठीक है मंदिर जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। आपका हम फिर से रुक करेंगे और फिर से जानेंगे कि कितने चुनावी वादे यहां पर पूरे हुए हैं और कितने चुनावी वादे अधूरे हैं। हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम की शुरुआत से हमारे टीवी 24 एमपी के एडिटर अतुल विनोद पाठक जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, हमने अशोकनगर विधानसभा सीट की बात की और मुंगावली और चंदेरी की अगर हम बात करें तो यहां इस बार किस तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए, कैंडिडेट का चयन बहुत महत्व रखता है। जहां पर कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया है, इस वजह से यहाँ पर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में इन प्रत्याशियों के प्रति असंतोष का माहौल देखा जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, मुंगावली से यादवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है और अशोकनगर से हरि बाबू राय को टिकट दिया गया है। अब अशोकनगर और मुंगावली ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी से आए नेताओं पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। यहाँ दल बदल का सिलसिला चलता रहता है, इसीलिए उपचुनाव में काफी उठापटक यहाँ पर हुई थी और जो कांग्रेस ने सीट जारी की है उस सीटों के आधार पर निश्चित रूप से बीजेपी थोड़ा सा प्लस में हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ असंतोष है, लेकिन बीजेपी में भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अंदरूनी स्तर पर टिकट वितरण से बहुत ज्यादा संतोष की स्थिति यहां पर है। तो ये तीनों सीटें हैं जिन पर हम देख रहे हैं कि आम जनता किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। सबसे बड़ी बात होती है आम जनता का सेटिस्फेक्शन का लेवल, लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता आम जनता से बात कर रहे थे, आम जनता में कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को लेकर कुछ असंतोष दिखाई देता है। ये वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर किस तरह से परिलक्षित होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल तो वोटर्स जो है जिन अपेक्षाओं को लेकर वोट दे रहे थे, कांग्रेस की सरकार वोटर्स ने बनवाई, 15 महीने तक कांग्रेस सत्ता में रही, इसके बाद फिर उपचुनाव हुए तो यहाँ पर दोनों ही कांग्रेस के प्रत्याशियों को जनता ने हरा दिया, बीजेपी के प्रत्याशियों को मौका दिया, तो जो आंकड़ा था कांग्रेस का वो बदल गया, 2 सीटें बीजेपी के पास चली गई। इसका मतलब यह है कि यहाँ के मतदाताओं का मूड जो है वो स्विंग करता रहता है। यदि आपकी सरकार और आपका प्रत्याशी अच्छा कार्य नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, तो यहाँ की जनता उन्हें बदलने में देर नहीं लगाती। इसी वजह से 2018 में जब चुनाव थे तो कांग्रेस के पक्ष में खड़ी थी जनता, 2020 में जब चुनाव हुए तो 2 सीटों पर बीजेपी को जिता दिया। और अभी भी जो हम देख रहे हैं, स्थानीय सरकार से, वर्तमान सरकार से, वर्तमान जनप्रतिनिधियों से जनता संतुष्ट नहीं नजर आती। खासतौर पर किसानों के अंदर स्थानीय सरकार के प्रति नाराजगी यहाँ पर दिखाई देती है।
बिल्कुल अतुल जी, तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि ये कभी किसी का गढ़ नहीं रही है विधानसभा सीटें। जनता को जैसा उपयुक्त लगता है उस तरह का फैसला विधानसभा के चुनाव में मतदाता दे देते हैं। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम एक बार फिर से अपने सहयोगी का रुख कर लेंगे जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बुंदेल जी, लोगों से ये जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार उनका मूड क्या है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये विधानसभा सीट कितना विकास कर पाई है? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर इनके मन में अभी भी किसी तरह की नाराजगी है या फिर दोबारा उन्हें मौका देना चाहता है वहां का मतदाता? जी ये हमारे बीच में इनसे बात करते हैं। जी, आप जनप्रतिनिधियों से नाराज क्यों वो खड़े नहीं कर पा रहे? क्या कारण है आप लोग? 42 साल में कभी नहीं कर पाया, तो 1 साल में कर 42 साल कटे नहीं राज में एक काम कर दिया। कौन को क्यों माफ करो? नाम लगा देंगे। टोटी तक पानी तक नहीं है साहब, जहाँ मंडी में पानी की तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। हम मंडी से सरकारी कुलावट है, प्यासन मर रहे हैं, दिन भर से पानी नहीं पिया हमने, और पानी की तक व्यवस्था दे रही मंडी में। किसान परेशान हो रहा है पानी। सही कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। कोटी में पानी नहीं, कोटी में बिल्कुल पानी नहीं है। पानी लगा देंगे जेब के किनारे, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। 50 साल कोई सरकार ये कहना ये नहीं कर रहा, ये व्यवस्था कुछ नहीं हो अरे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को लेकर नाराजगी जरूर है अशोकनगर विधानसभा में। बिल्कुल। तो जनप्रतिनिधियों को लेकर के नाराजगी अशोकनगर विधानसभा में देखने को मिल रही है और लोग उतने ज्यादा यहां पर आशान्वित नहीं है कि क्या दोबारा इन जनप्रतिनिधियों को मौका दिया जाए या नहीं। फिलहाल जो चुनाव है वो अभी थोड़ा समय है उसमें, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब नतीजे बता पाएंगे कि जनप्रतिनिधि यहां पर लोगों के दिलों में जगह बनाने में कितनी कामयाबी हासिल कर पाए हैं। बुंदेल, आप हमसे जुड़े और लोगों की बात हम तक पहुंचाई। आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए, उनका मर्म जानने के लिए। अतुल विनोद पाठक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल जी, आपसे आगे भी हम विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करेंगे और अशोकनगर विधानसभा सीट को लेकर हमने आपसे चर्चा की। चंदेरी और मुंगावली पर भी चर्चा हो चुकी है। आप हमारे साथ बने रहेंगे। यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और इसके बाद भी लगातार हमारी जो खास पेशकश है वो जारी रहेगी।